तो चलो हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। नया टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग से। तो देखिए मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। ठीक, तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग हम बात करें तो इसमें क्या होगा, एक तो इनहेलेशन होगा, दूसरा एक्सहेलेशन। तो देखिए इसको बात करने से पहले हम बात करें कि आपके जो ह्यूमन लंग्स है वो कहाँ है, रिब केज, थोरेसिक कैविटी बोलते हैं, जो एयर टाइट है। हमने आपको बाउंड्री बताया था, ऊपर से क्या है, अ पेयर ऑफ क्लेविकल राइट एंड लेफ्ट, और इसोफेगस आ रहा है, और वेंट्रल साइड मतलब आगे से क्या था, रिब्स था, और स्टर्नम ये बोन है। ठीक, फिर लेटरल साइड से रिब्स है, और डॉर्सल साइड से रिब्स और वर्टिब्रल कॉलम है, और इंफीरियर बोले या पोस्टीरियर बोले तो डायफ्राम मस्कुलर सेप्टम है। तो जो दो रिब्स है, इस तरह से आप मानिए कि इसको ये रिब्स है, ये रिब्स है, तो ये रिब्स को हम कॉस्टल बोन भी बोलते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉस्टल बोन। बीच में स्पेस हो गया तो इंटरकॉस्टल स्पेस। अब उसको क्या है, आगे से कवर करेगा तो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल बोलेंगे, अंदर से कवर करेगा तो इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल बोलेंगे। क्लियर? तो मसल कौन कौन से इन्वॉल्व हो रहे हैं, एक क्या हो गया, कॉस्टल मसल, ठीक है, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल और इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल। फिर दूसरा क्या है, डायफ्राम के मसल को फ्रेनिक मसल बोलते हैं, या रेडियल मसल बोलते हैं। आप सिंपल डायफ्राम का मसल ऑफ डायफ्राम भी बोल सकते हैं। क्लियर? तो इस तरीके से आप देखिए कि क्या होगा। यहाँ पर थोड़ा सा फिजिक्स आप जानते हैं, प्रेशर क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, उसी तरीके से बात करेंगे। तो देखिए ये हो गया इंस्पायरेशन हो गया, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड इनहेलेशन। क्लियर? और दूसरा एक्सपायरेशन। तो पहले हम बात करें एयर इनहेल, तो यहां पर प्रेशर डिफरेंस की बात कर रहे हैं। प्रेशर मतलब हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर होगा। ठीक है, तो अब लंग्स के अंदर प्रेशर हमें कम करना पड़ेगा, किससे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, तब जाकर के एयर अंदर आएगा। और जब एयर को बाहर करना, एक्सहेल करना है, तो पल्मोनरी प्रेशर को ज्यादा करना पड़ेगा, किससे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, तो लंग से एटमॉस्फेयर में एयर जाएगा। क्लियर है? तो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। अब यहां पर बात है कि कितना डिफरेंस होता है, तो 0.5 to 1 mm ऑफ Hg डिफरेंस होता है एटमॉस्फेरिक और पल्मोनरी प्रेशर में। तो देखिए क्या होगा, हमने आपको बताया था, इस आप लिख लीजिए इसको, और क्या बोलिएगा, इंस्पायरेशन, इनहेलेशन, सही से समझिएगा, इनहेलेशन। आइए, तो सबसे पहली बात यहां पर क्या है, ये एक्टिव प्रोसेस है, क्योंकि यहां पर मसल का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, एंड फॉर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल एटीपी रिक्वायर्ड। एक्टिव प्रोसेस क्या लिखेंगे, एटीपी रिक्वायर्ड फॉर मसल, साथ साथ लिखते चलिएगा, कॉन्ट्रैक्शन। क्लियर? मसल कॉन्ट्रैक्शन। अब देखिए यहां पर नेक्स्ट, मसल इन्वॉल्व क्या लिखेंगे, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल, कॉस्टल बोन किसको बोला था, रिब्स को, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल एंड फ्रेनिक मसल। तो आप लिख लीजिएगा फ्रेनिक मसल का मतलब, या रेडियल मसल बोल दीजिए, मसल ऑफ डायफ्राम। अब ये जो आपने देखा, तो यहां से देखिए क्या, इनके कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह कर
क्या बोलेंगे, रिब्स क्या होगा, मूव आउटवर्ड एंड अपवर्ड, आउटवर्ड एंड अपवर्ड, प्लस डायफ्राम गेट्स फ्लैटन, चपटा हो जाएगा इस तरीके से। क्लियर। तो अब ये होने की वजह कर देखो क्या होगा, लिखेंगे इंक्रीज इन थोरेसिक वॉल्यूम, इंक्रीज इन थोरेसिक वॉल्यूम, अरे वॉल्यूम, सो लंग्स expand and increase in pulmonary volume। तो लंग्स एक्सपेंड होगा तो क्या इंक्रीज हो जाएगा, पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। लगता है मार्कर में इंक नहीं है, ये नेक्स्ट देखो क्या होगा, जब आप देखो एक बात बता रहे हैं हम, आप पढ़ते हैं ना केमिस्ट्री में पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, आइडियल गैस इक्वेशन। तो देखो यहां पर ये क्या है, नंबर ऑफ मोल, गैस कांस्टेंट, टेम्परेचर, तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया, कांस्टेंट, ठीक, क्योंकि पर्टिकुलर कंडीशन के लिए बात कर रहे हैं। तो पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट लिख दो, नाम फिजिक्स पढ़ा रहे हैं ना केमिस्ट्री, उसे समझाने के लिए आपको बता रहे हैं। तो देखो पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, वहां थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ गया है तो पल्मोनरी वॉल्यूम घट जाएगा। तो क्या लिखेंगे, डिक्रीज इन पल्मोनरी वॉल्यूम, सॉरी पल्मोनरी प्रेशर, किसके कंपेयर में, कंपेयर टू एटमॉस्फेरिक एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इसकी वजह कर क्या होगा, फ्रेश एयर या एटमॉस्फेरिक एयर इनहेल इनटू दी लंग्स, कहां से, फ्रॉम एटमॉस्फेयर। तो ये पूरा कंप्लीट। तो यहां पर सिंपल आपको जो याद रखना है वो याद क्या रखना है, इंस्पायरेशन एक्टिव प्रोसेस है। देखिए बता दें हम आपको क्यों, क्योंकि मसल का कॉन्ट्रैक्शन एंड रिक्वायर्ड एटीपी। क्लियर। अब यहां पर जो मसल इन्वॉल्व हो रहे हैं, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, मतलब रिब्स के बीच के स्पेस को कॉस्टल स्पेस बोलेंगे, बाहर से जो कवर कर रहा है उसको हम एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल बोलेंगे। और ये क्या है, फ्रेनिक मसल, क्या लिख लीजिएगा, मसल ऑफ रिब्स। ठीक, आइए कहीं कहीं रेडियल मसल भी लिखा होगा, आइए तो उसकी वजह कर क्या होगा, इस तरीके से, ऐसे, मतलब आउटवर्ड एंड अपवर्ड। क्लियर। और पहले डायफ्राम, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, नॉर्मली डायफ्राम ऐसे रहता है, डोम शेप, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, इसको हम आर्क शेप भी बोलते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आप करते हैं तो उसमें डोम शेप्ड और आर्क शेप लिखा होता है ये, लेकिन जैसे कॉन्ट्रैक्शन हुआ ऐसे खिंच गया, फ्लैट हो गया। पहले देखो इतना कम जगह था, अब क्या है, एक्स्ट्रा आ गया, तो फिर
वॉल्यूम बढ़ गया, लंग्स एक्सपैंड हो गया, पल्मोनरी वॉल्यूम घट गया, किसके कंपेयर में? एटमॉस्फेरिक। तो बाहर से एयर लंग्स में आ गया, ये प्रोसेस को इनहेलेशन बोलते हैं। तो याद रखिएगा, डायफ्राम का शेप ड्यूरिंग इनहेलेशन क्या है? फ्लैटन। बिल्कुल इंपॉर्टेंट बात है। आगे देखिए, अब इसी चीज को बस एक समझ गए तो दूसरा उसी तरीके से उल्टा लिखते चलेंगे हम। एक्सहेलेशन, पहले इंस्पायरेशन लिखा है तो ऐसे लिख दें एक्सपायरेशन, और एक्सहेलेशन। इन है ना तो अंदर, एक्स है तो मतलब बाहर। आ जाओ, वैसे ही लिखते चलो। ये कैसा है? पैसिव प्रोसेस। अब ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? सेम, नो एटीपी रिक्वायर्ड फॉर मसल रिलैक्सेशन। क्लियर? आइए, तो यहां पर अब क्या लिखे हम? रिलैक्सेशन ऑफ, अब शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल एंड फ्रेनिक मसल। तो इसकी वजह कर क्या हुआ? रिब्स क्या? आउटवर्ड। तो क्या बोलेंगे? इनवर्ड एंड डाउनवर्ड, प्लस आर्क या डोम, DOMB, डोम, शेप्ड डोम शेप्ड डायफ्राम। तो इसकी वजह कर क्या होगा? डिक्रीज इन थोरेसिक वॉल्यूम, तो क्या होगा? सो लंग्स श्रिंक। अब कितना, ऐसा भी नहीं कि अपने, मतलब ओरिजिनल शेप, साइज एंड पोजीशन में आ जाएगा। क्लियर? तो क्या हो जाएगा? डिक्रीज इन पल्मोनरी वॉल्यूम, डिक्रीज इन पल्मोनरी वॉल्यूम। तो क्या होगा? इंक्रीज इन पल्मोनरी प्रेशर। इंक्रीज किसके कंपेयर में? कंपेयर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो अब क्या है? अंदर का प्रेशर ज्यादा, किसके कंपेयर में? एटमॉस्फेयर से। तो एयर अंदर से बाहर, तो क्या लिखेंगे? एक्सहेल फॉल एयर या पल्मोनरी, बस सही है, फॉल एयर फ्रॉम
लंग्स टू एटमॉस्फेयर। हो गया क्लियर? तो ये था, तो बस हाँ, तो अब यहां से आपको क्या याद रखना है, फिर वही बात, पैसिव प्रोसेस है, मसल कौन कौन से सेम मसल इन्वॉल्व हो रहे हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आर्क शेप और डोम शेप। तो एक्सहेलेशन में कैसा शेप होता है और इनहेलेशन में कैसा शेप होता है डायफ्राम का, ये इंपॉर्टेंट बात है, इसे उतार लीजिए जल्दी से, फिर आगे हम बात करते हैं। हटा दूं? तो देखिए, ये हमने आपको सेलुलर रेस्पिरेशन बता दिया, मैकेनिज्म बता दिया, और यहां पर एटीपी के बारे में थोड़ा बात कर लें, क्योंकि वहां से आपके एंट्रेंस में सवाल पूछा हुआ है। तो देखो एटीपी, तो ये जो प्रोसेस हो रहा है ब्रीदिंग, तो ये एक तो क्या है, एक्सचेंज जो हो रहा है सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू हो रहा है, ठीक है, प्रेशर डिफरेंस है, और आगे हम बात करेंगे कि एयर जो आ रहा है जा रहा है वो तो ब्लड सर्कुलेशन बात करेंगे, तो वहां पर यहां पर देखिए ये जो ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज हुआ है तो क्या रिलीज हुआ है, एटीपी, और हम कहते हैं एटीपी को एनर्जी करेंसी। तो एटीपी में एनर्जी कैसे स्टोर है, तो ये आपके एंट्रेंस में रिएक्शन देकर के सवाल पूछा गया है, तो ये ध्यान रखिएगा। आइए हम एटीपी बात करें, क्या एटीपी, पहले तो लिख लें इसको, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट बोलते हैं, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट, ठीक, और एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। तो देखिए एटीपी, एडीपी प्लस पीआई इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, मतलब एटीपी में क्या है, फॉस्फेट बॉन्ड है, एक फॉस्फेट बॉन्ड टूटा तो टी का मतलब ट्राई, डी का मतलब डाई, बाकी सब सेम, कितना 30.5 किलो जूल एनर्जी रिलीज हुआ। क्लियर? अब देखिए एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, तो ये एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट प्लस पीआई में टूटा, फिर कितना 30.5 किलो जूल, आपके एंट्रेंस में सब सवाल पूछा है ये। अब एएमपी फर्दर ब्रेक नहीं होता, तो देखो एक सवाल अभी तक नहीं पूछा लेकिन हम आपको बता रहे हैं, पूछ सकता है एटीपी में कितने फॉस्फेट बॉन्ड, 3 फॉस्फेट बॉन्ड, लेकिन ब्रेक कितना होता है, 2 टर्मिनल फॉस्फेट बॉन्ड, मतलब सबसे अंदर वाले फॉस्फेट बॉन्ड फर्दर ब्रेक नहीं होते, मतलब एएमपी फर्दर ब्रेक होकर के आपको एनर्जी रिलीज नहीं करेगा, क्योंकि वो बॉन्ड क्या स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, तो उसको तोड़ने के लिए उससे ज्यादा एनर्जी का रिक्वायरमेंट हो जाता है, इसीलिए बहुत कम एनर्जी रिलीज होता है, तो इसीलिए ब्रेक उसको नहीं करते। ठीक, तो अब देखिए, तो इसको एक साथ अगर हम बात करें तो एटीपी ये कट जाएगा, एएमपी ये दोनों ऐड हो गया, 2pI प्लस 61.0 किलो जूल एनर्जी। क्लियर? ध्यान रखिएगा, इसका मतलब प्रोडक्ट साइड आप एनर्जी लिख रहे हैं, इसका मतलब ये जो आपने लिखा है ये पूरा रिएक्शन
यहां से लेके यहां तक ऐसे हम कर दें, इसको बोलेंगे एटीपी हाइड्रोलाइसिस, और ये क्या है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात, एनर्जी रिलीज हो रहा है। नाउ अब देखो, अगर यही हम बात करें एएमपी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट में पीआई को जोड़ना है एक फॉस्फेट बॉन्ड, तो आपको कितना एनर्जी देना होगा, 30.5 किलो जूल एनर्जी। एडीपी बना, इस एडीपी में क्या करेंगे, एक और फॉस्फेट जोड़ेंगे तो कितना एनर्जी, 30.5 किलो जूल। तो ये क्या हो गया, एटीपी। क्लियर? तो ये एटीपी सिंथेसिस हो गया प्रोसेस। अब इसको आप ऐड कर दो। देखो सवाल पूछा हुआ है, तो जब हमने आपके एंट्रेंस का क्वेश्चन देखा तो हमने देखा ये ऐसे कौन सा रिएक्शन सही है, कौन सा गलत है, कौन सा एक्सोथर्मिक है, कौन सा एंडोथर्मिक है। तो ये देखते हुए जब आपने आपका एनसीईआरटी देखा तो हमें लगा कि एक सवाल और बन सकता है, तो फिर उस सवाल को हमने आपको बताया कि देखो ये आ सकता है, और आ गया। तो ये एक्सपीरियंस कहाँ से आता है, बार बार पढ़ने और पढ़ाने से आता है। बार बार पढ़ने, आप भी पढ़ते रहोगे, आप भी देखते रहोगे, अच्छा ये सवाल ऐसे पूछा, ये बन सकता है, तो आपको भी आने लगेगा। ऐसा कुछ ऐसा नहीं है कि हमारे पास टपका है कहीं से, हम भी एक्सपीरियंस से गेन किया है। क्लियर? आइए, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, बेनिफिट। अगर आपको लगेगा कि आपके पढ़ने से आपको कुछ फ़ायदा है तो आप और ज़्यादा पढ़ोगे। तो इंटरेस्ट जगाते हुए पढ़ाई करें तो सही रहेगा। बिना फायदे के तो कोई काम ही ना होता मेरे भाई, तो इसीलिए आपको ये सोचते रहना कि हाँ जो काम हम कर रहे हैं उसमें हमें कितना फ़ायदा है, तभी तो और अच्छे से करेंगे आप। आइए, तो ये क्या है, एटीपी फॉर्मेशन प्रोसेस। तो बोलो एनर्जी चाहिए, एंडोथर्मिक। तो सवाल ये पूछा कि एक फॉस्फेट बॉन्ड टूटेगा तो कितना एनर्जी रिलीज होगा, और ये आपके एनसीईआरटी में रिएक्शन दे रखा है लेफ्ट साइड पेज बॉक्स में, जाके देखिएगा लाइव प्रोसेस। तो ये था एटीपी और का फॉर्मेशन और ब्रेकडाउन। तो हमने बताया था कि अगर एल्वियोलाई को एक्सपेंड करेंगे तो कितना सरफेस एरिया, तो कितना सरफेस एरिया बताइए, 80 मीटर स्क्वायर। ये अभी तक सवाल नहीं पूछा है, तो ये सवाल बन सकता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और अब आगे हम बात करते हैं, ये रेस्पिरेशन आपका हो गया। अब हम सर्कुलेटरी सिस्टम की तरफ बढ़ते हैं। कुछ छूटा है तो बता दें आप, उतार लें। छूटा है, आ जाओ। ऑर्गेनिज्म और रेस्पिरेटरी पार्ट, ऑर्गन या पार्ट। तो देखो हम बात करें पॉरीफेरा, प्रोटोजोअन, सेलेंट्रेट्स, डाइवर्सिटी आप पढ़ते हैं। तो ये जनरल बॉडी सरफेस, जनरल
बॉडी सरफेस, और लिख लो प्लेटी हेलमिंथीज, जिसको आप फ्लैट वर्म बोलते हैं, ये हो गया। फिर इसके बाद हम बात करें एस्केलमेंथिस, इसमें भी हाँ, अरे चलो ऊपर ही लिख लो, प्लेटीहेलमिन्थ एस्केलमेंथिस, जनरल बॉडी सरफेस। ठीक, अब आ गया कौन इसके बाद, एनेलिडन्स। यहां पर एक तो जनरल बॉडी सरफेस भी होगा और साथ में पैरापोडिया, जनरली पैरापोडिया फॉर लोकोमोशन होता है, लेकिन यहां पर ये भी होगा पैरापोडिया। आइए फिर इसके बाद आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडन्स में हम बात करें इंसेक्ट्स, तो ये किससे, ट्रैकिया, ट्रैकियल ट्यूब होता है, और ये आपके 11 एंट्रेंस 2007 में पूछा जा चुका है। एक्वेटिक आर्थ्रोपोडन्स क्या होगा, बुक लंग्स, बुक गिल्स। क्लियर। अब देखिए आगे, अगर हम बात करें एम्फीबियन, तो एम्फीबियन में क्या होगा, जैसे आपका फ्रॉग हो गया, तो ये स्किन के थ्रू भी करता है, क्योंकि इनका मॉइस्ट होता है स्किन, तो इसको हम क्यूटेनियस रेस्पाइरेशन बोलते हैं। और वो ड्यूरिंग हाइबरनेशन कंडीशन ये होगा, और अगर क्या है गिल्स के थ्रू कैसे करेगा, वाटर में जब रहेगा, तो इसको ब्रैकियल रेस्पाइरेशन बोलते हैं। और लंग्स ऑन लैंड, तो इसको पल्मोनरी रेस्पाइरेशन बोलते हैं। तो एम्फीबियन हो गया। एक्वेटिक, आप फिश के बारे में, फिशेस के बारे में बात करें तो गिल्स के थ्रू करेगा। क्लियर है। आगे देखिए, अब यहां पर रेप्टाइल्स, एप्स एंड मैमल्स, ये सब लंग्स, तो पल्मोनरी। तो बाकी हमने क्या है, और भी होते हैं आर्थ्रोपोड्स में, रेस्पाइरेटरी ट्री भी होता है। उस सबसे मतलब नहीं है, जो आपके काम का था, जो सवाल पूछा जाता है वही हम आपको बता रहे हैं, तो ये लिख लीजिएगा। अब मोलस्का में रेडुला, वो सब नहीं, आपके सिलेबस का नहीं है, आप ये सब लिख लें। हाँ, तो ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। तो स्किन के थ्रू कब करेगा, ये जो हमने लिखा, ये हाइबरनेशन पता होगा आपको, विंटर स्लीप बोलते हैं, और एस्टिवेशन मतलब समर स्लीप, स्किन के थ्रू, क्यूटेनियस। तो ये उतार लें आप, फिर इसके बाद आगे हम सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ाते हैं।
तो ये पार्ट रेस्पिरेशन का कंप्लीट हो गया। इसके बाद अभी स्टार्ट कर रहे हैं हम क्या, सर्कुलेटरी सिस्टम। ये उतार लीजिए। चलो उतार लिया बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम। तो देखो साथ में कुछ डाइवर्सिटी की भी बात यहाँ पर क्लियर की जा रही है, ध्यान रखिएगा। तो देखो हम आ गए सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम, तो सर्कुलेटरी सिस्टम में तो एक हो जाएगा आपका ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, दूसरा क्या हो जाएगा, लिम्फेटिक सिस्टम। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, दूसरा क्या होगा, लिम्फेटिक सिस्टम। तो मैक्सिमम क्या 90 to 95% फंक्शन of circulation performed by blood circulatory, remaining 5 to 10% functions of circulation performed by lymphatic system। तो देखो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम अभी हम बात करेंगे और लिम्फेटिक सिस्टम उसके बाद बात करेंगे। तो सर्कुलेटरी सिस्टम अगर हम बात करें तो देखो यहां पर क्या होगा, एक ओपन सर्कुलेशन, ओपन ब्लड सर्कुलेशन बात करें या सर्कुलेटरी सिस्टम आप बात कीजिएगा, तो ओपन में क्या होगा, क्या लिखेंगे, ब्लड इज नॉट फ्लोइंग, ब्लड इज नॉट फ्लोइंग इन well defined blood vessels। वेल डिफाइंड ब्लड वेसल्स में ब्लड फ्लो नहीं करेगा। तो अब एक नई बात आ गई, ब्लड वेसल्स, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए दैट मीन्स ब्लड डायरेक्टली poured into बॉडी कैविटी। तो आपके एनसीईआरटी में इसी बात को क्या लिखा है, बॉडी कैविटी इज फिल्ड विथ ब्लड, ध्यान रखिएगा। लेकिन जब एनसीईआरटी 2005 की थी तो क्या लिखा था वहां पर, हेमोसील, और आपके एंट्रेंस में सवाल पूछा हेमोसील। तो देखिए यहां पर हम बात करेंगे हेमोसील। ये जो हेमोसील है दैट मीन्स क्या हो गया,
ऐसे हम बात कर लें, ओपन सर्कुलेशन प्लस सीलोम मतलब ट्रू बॉडी कैविटी, वैसा ऑर्गेनिज्म जिनमें बॉडी कैविटी क्या है, ट्रू है और ओपन सर्कुलेशन है, तो उसको हम बोलते हैं हेमोसील। तो आपके एंट्रेंस 2005 में सवाल पूछा था हेमोसील इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, तो देखो जहां जहां ओपन सर्कुलेशन है वहां तो होगा ही, लेकिन स्पेशली अगर बात करें तो ये आर्थ्रोपोडा का कैरेक्टरिस्टिक है। तो आपके जो एंट्रेंस में सवाल पूछा था वो आर्थ्रोपोडा, आप देखो यहां से हम लिख दें जो कि आपके एंट्रेंस में सवाल पूछा है, आर्थ्रोपोडा क्या है, लार्जेस्ट फाइलम ऑफ किंगडम एनिमेलिया। ठीक, उसके बाद आप बात करें मोलस्का, तो इसके बारे में अभी नहीं पूछा है, आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, तो ये भी सवाल बन सकता है, क्या सेकंड लार्जेस्ट फाइलम ऑफ किंगडम एनिमेलिया, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। ठीक, तो आर्थ्रोपोडा मोलस्का, लेकिन इसमें इसलिए नहीं बोलते क्योंकि इनकी बॉडी कैविटी रिड्यूस्ड इन साइज हो जाती है, किसकी, मोलस्का की, ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। आगे नेक्स्ट लिख लीजिएगा, हेमिकॉर्डेटा। तो आपको तो फिर सिर्फ आर्थ्रोपोडा और मोलस्का याद रखना। ओपन सर्कुलेशन दैट मीन्स बॉडी इज नॉट फ्लोइंग इन अ वेल डिफाइंड ब्लड वेसल्स। इसको आप देखें, देखना चाहें किस तरीके से, ये देखें, अगर मान लीजिए ये बॉडी कैविटी है तो ब्लड इस जो आया, देखो यहां से आया और डायरेक्टली इधर ऐसे फिल हो गया और ये यहां से ऐसे बाहर निकलेगा। क्लियर है ये। अब आ जाओ सेकंड हम बात करें तो क्या होगा, ओपन के बाद क्लोज्ड सर्कुलेशन, क्लोज सर्कुलेशन कहेंगे क्या, ब्लड is flowing in well defined blood vessels, वेल डिफाइंड ब्लड वेसल्स में पाया जाएगा। अब सवाल 5 टाइम्स फ्रॉम डाइवर्सिटी आपके एंट्रेंस में पूछा है, इसको फर्दर हम डिवाइड करके पढ़ेंगे। क्या है, एनेलिडा, फर्स्ट टाइम क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, फर्स्ट टाइम क्लोज्ड सर्कुलेशन विथ सिगमेंटेड बॉडी, किसमें, एनेलिडा। बहुत इंपॉर्टेंट, 5 टाइम्स ये सवाल आपके एंट्रेंस में आया है डाइवर्सिटी से, याद रखिएगा। फर्स्ट टाइम क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम विथ सेगमेंटेड बॉडी, किसमें, एनेलिडा, याद रखिएगा। आर्थ्रोपोडा मोलस्का उधर था। अब अगला एग्जाम्पल हम बात करें तो गाइनोडर्मेटा, कॉर्डेटा, कॉर्डेटा में कौन आ गया, वर्टिब्रेटा, अब वर्टिब्रेटा में कौन, पीसेस, एम्फीबियन रेप्टाइल्स
एव्स एंड मैमल्स। तो ये हो गया क्लोज्ड। अब क्लोज्ड में भी क्या है, सिंगल सर्कुलेशन है, फिर क्या है, डबल सर्कुलेशन में इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन है और कंप्लीट डबल सर्कुलेशन है। तो वो चीज अभी हम देखेंगे, फिलहाल आप ये उतार लीजिए। तो यहां से फर्स्ट टाइम किसमें, एनेलिडा, बहुत इंपॉर्टेंट, और आर्थ्रोपोडा और मोलस्का याद रखिएगा, हेमोसील याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। लार्जेस्ट फाइलम आर्थ्रोपोडा 16 में सवाल पूछा है, रिपीट हो सकता है। सेकंड लार्जेस्ट अभी तक नहीं पूछा, तो वो भी सवाल आपसे बन सकता है। चलिए, क्लोज्ड सर्कुलेशन। क्लोज सर्कुलेशन तो सिंगल क्लोज्ड सर्कुलेशन, सिंगल क्लोज्ड सर्कुलेशन। तो सिंगल क्लोज्ड सर्कुलेशन कहने का मतलब देखो क्या है, सिंगल क्लोज्ड सर्कुलेशन। सबसे पहले हम बात करें, ऐसे एग्जाम्पल देखो क्या होगा, पीसेस जिसको आप फिश बोलते हैं, और यहां पर क्या होगा, टू चैम्बर्ड हार्ट, जो लिख रहे हैं अभी, यहां से भी 2012 में सवाल पूछा है, जो यहां लिखेंगे हम, क्या है, टू चैम्बर्ड हार्ट। तो टू चैम्बर्ड हार्ट में आप बात करें तो एक हो गया ऑरिकल अपर चैम्बर, जिसको आप एट्रियम भी बोल सकते हैं, और वेंट्रिकल लोअर चैम्बर। ठीक, नेक्स्ट, अब जो नेक्स्ट टू चैम्बर्ड हार्ट हो गया, पीसेस हो गया। अब नेक्स्ट बात जो लिखने जा रहे हैं, उसको लिखने से पहले हम डायग्राम बनाएंगे। अब आपको सर हार्ट ऐसा होता है, हम देखो सर्किट बता रहे हैं सिर्फ समझाने के लिए आपको। तो देखो इसको आप क्या बोल लीजिए, एट्रियम, और ये वेंट्रिकल। अपर चैम्बर एट्रियम, लोअर चैम्बर वेंट्रिकल। अब देखिए इधर आप पीसेस है, तो यहां पर क्या है, गिल्स, और यहां पर हम करते हैं बॉडी ऑर्गन। गिल्स भी है, बॉडी ऑर्गन, लेकिन स्पेशल है। तो देखो यहां पर क्या होगा, देखो देखते चलिएगा, मतलब ये एरो दिखाया,
ऐसे समझना। यहां पर क्या हो गया, ऑक्सीजनेशन होगा गिल्स में, दैट मीन्स हेमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन बाइंड करेगा, क्या बनाएगा, ऑक्सी, Hb का मतलब हेमोग्लोबिन लिखा है, ऑक्सीजन से बाइंड करके ऑक्सी हेमोग्लोबिन, तो ये कैसा ब्लड हो गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। तो गिल से बॉडी ऑर्गन तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड गए, क्लियर। अब देखो यहां पर, अब यहां पर क्या होगा, डी ऑक्सीजनेशन, कहां पे, बॉडी ऑर्गन पे, दैट मीन्स ऑक्सी हेमोग्लोबिन ब्रेक कर जाएगा हेमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन, और इस ऑक्सीजन को बॉडी ऑर्गन्स सेल टिश्यू यूटिलाइज करके क्या होगा, ऑक्सीडेशन कराएगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब ये हो गया डीऑक्सीजनेटेड, फिर डीऑक्सीजनेटेड यहां से यहां आया, देन यहां आया, क्लियर है। तो ये भी क्या है, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ये भी क्या हो गया, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो सवाल ये पूछा आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो फिश में सिंगल सर्कुलेशन होता है, क्लियर, क्लोज्ड सर्कुलेशन होता है, ये भी क्लियर। अब देखो सिंगल क्यों बोला, क्योंकि हार्ट में एक ही बार ब्लड आ रहा है और जा रहा है। क्लोज्ड क्यों बोला, क्योंकि सर्किट क्लोज है, ब्लड वेसल्स के थ्रू फ्लो कर रहा है, क्लियर। अब यहां पर चैम्बर हार्ट के कितने हैं, 2 चैम्बर हैं, मतलब एट्रियम एंड वेंट्रिकल। क्या यहां पर मिक्सिंग ऑफ ब्लड हो रहा है हार्ट में, यही सवाल पूछा। तो नहीं हो रहा है, क्यों, क्योंकि देखो हार्ट रिसीव एंड लीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्लियर। देयर इज अ नो मिक्सिंग ऑफ हार्ट इन सिंगल क्लोज्ड सर्कुलेशन। याद रखिएगा, बॉडी पार्ट से हार्ट तक डीऑक्सीजनेटेड गया, और फिर क्योंकि हार्ट का काम ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड करना नहीं होता, हार्ट का काम है सिर्फ ब्लड को पंप करना। तो क्या लिखेगा, नो मिक्सिंग ऑफ ब्लड इन हार्ट, नो मिक्सिंग ऑफ ब्लड। देखो डाइवर्सिटी से रिलेट करके हम लाइफ प्रोसेस आपको पढ़ा रहे हैं, ध्यान, इसीलिए आपको टाइम ज़्यादा लग रहा है, ये ध्यान रखिएगा। ये नहीं कि सिर्फ लाइफ प्रोसेस चल रहा है, बहुत सारे चैप्टर मिला के कर रहे हैं, क्योंकि लाइफ प्रोसेस में बाकी चैप्टर को मिला के ही करना होता है, तो आपको ज़्यादा सही से समझ में आता है। फिर उसके बाद तो फिर धीरे धीरे जल्दी होने लगेगा। नो मिक्सिंग ऑफ ब्लड इन हार्ट, कैसे, हार्ट receives and leaves deoxygenated blood, रिसीव भी कर रहा है डीऑक्सीजनेटेड और लीव भी क्या कर रहा है, डीऑक्सीजनेटेड। तो यही स्टेटमेंट वहां लिखा था कि मिक्सिंग ऑफ ब्लड, तो बात गलत हो गई, तो उस पर टिक लगेगा। अब देखो हार्ट क्या है, क्या हार्ट डायरेक्टली डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक ब्लड पंप कर रहा है, नहीं। तो ऐसे सर्कुलेशन को हम क्या बोलते हैं, वेनस साइनस या साइनसिस। दैट मीन्स हार्ट ऐसे, ब्लड इज not directly pumped by heart to different body parts, different body parts में डायरेक्टली पंप नहीं करता है, क्लियर है। तो कैसे कर रहा है, वाया गिल्स। तो ये उतार लीजिएगा, ये सिंगल सर्कुलेशन। तो ये बात आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गई।
अब हम डबल सर्कुलेशन के बारे में बात करेंगे। डबल का मतलब हार्ट में 2 बार जा रहा है, लिखो। तो डबल में होगा एक इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन और दूसरा कंप्लीट डबल सर्कुलेशन होगा। लिख लिया, हटाऊं? तो देखो, डबल सर्कुलेशन लिखे हम। तो डबल सर्कुलेशन में एक होगा इनकम्प्लीट, हटा दूं? जल्दी जल्दी करो, देखो। तो ऐसे बात कर लें, डबल सर्कुलेशन में फर्स्ट हम बात कर ले इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। ऐसे ले लें हम यहाँ पर डबल सर्कुलेशन। कंप्लीट डबल सर्कुलेशन। तो ये हटा रहे हैं हम। इनकम्प्लीट, देखो पहले एग्जांपल आप लिख लीजिएगा, क्या? एम्फीबियन रेप्टाइल्स। तो आपके ये भी सवाल आपके 16-17 में पूछा, रेप्टाइल्स एक्सेप्ट वाली सवाल पूछा, क्या? क्रोकोडाइल्स एंड एलिगेटर भी कहते हैं, उसी का फॉर्म है। क्रोकोडाइल को छोड़ के बाकी सारे रेप्टाइल्स में इनकम्प्लीट। अब ये क्या है? 3 चैम्बर्ड हार्ट है। क्लियर? अब 3 चैम्बर्ड में क्या हो गया? एट्रिया या ऑरिकल्स। तो यहां पर
राइट और लेफ्ट और कॉमन वेंट्रिकल। अब यहां पर लिखेंगे मिक्सिंग ऑफ हार्ट हुआ या नहीं हुआ, सॉरी मिक्सिंग ऑफ ब्लड यहां पर हो रहा है कि नहीं। अब देखो यहां फिर से हम क्या बना रहे हैं, सर्किट। हार्ट ऐसा नहीं होता, समझाने के लिए बता रहे हैं। तो ये हो गया राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, दिस इज कॉमन वेंट्रिकल। अब ये बना लो आप यहां से, गिल्स या लंग्स लिख दें। इधर हम लिख दें क्या, बॉडी पार्ट्स। तो इधर से क्या आया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और इधर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, एंड दैट ओपन इनटू द कॉमन वेंट्रिकल, सो मिक्सिंग ऑफ ब्लड अकर्स। तो यहां पर मिक्सिंग, अब मिक्सिंग ऑफ ब्लड है तो हम दिखा रहे हैं, ब्लैक से दिखा देते हैं, देखो ठीक है। तो यहां पर क्या लिखेगा, मिक्सिंग ऑफ ब्लड इन कॉमन वेंट्रिकल्स, ठीक है, मिक्सिंग ऑफ ब्लड इन कॉमन वेंट्रिकल। तो देखो ये, इसको आप क्या बोलते हैं, इसको सिस्टेमिक सर्कुलेशन, दो बार आ रहा है हार्ट में, और इसको लंग से रिलेटेड, गिल से है तो ब्रैकियल, या लंग से है तो पल्मोनरी सर्कुलेशन बोलेंगे। क्लियर, ये तो बस ये बात याद रखिएगा, मिक्सिंग ऑफ ब्लड। तो मतलब हम लिख नहीं रहे, क्या हो गया, राइट एट्रियम ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव कर रहा है, और लेफ्ट एट्रियम ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव कर रहा है। क्लियर, और ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ओपन इनटू द कॉमन वेंट्रिकल, सो मिक्सिंग ऑफ ब्लड अकर इन अ कॉमन वेंट्रिकल, कॉमन वेंट्रिकल में। आइए तो ये आप उतार लें, फिर उसके बाद आगे हम यहाँ बात करेंगे। तो यहाँ देखो एग्जाम्पल, एक तो क्या, क्रोकोडाइल्स आप लिख दो, एप्स लिख दो, और मैमल्स। यहां पर क्या होगा, 4 चैम्बर्ड हार्ट हो जाएंगे। 4 चैम्बर्ड हार्ट मतलब एट्रिया या ऑरिकल्स आप बोल लें, तो राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, देन आफ्टर क्या हुआ, वेंट्रिकल्स। अब वेंट्रिकल में क्या हो गया, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। यहां पर आप क्या लिखिएगा, नो मिक्सिंग ऑफ ब्लड। क्या, तो ऐसे कैसे, तो वो तो हमने वहां पर भी बोला था। दैट मीन्स यहां लिखेंगे क्या, राइट चैम्बर
chambers and left chambers are तो right chamber and left chambers are clearly separated, तो नो चांस ऑफ मिक्सिंग ऑफ ब्लड, मिक्सिंग ऑफ ब्लड का कोई चांस नहीं है। तो इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, तो यहां से आपके एंट्रेंस में अच्छा खासा सवाल पूछा हुआ है। तो आपने एग्जाम्पल्स में मैमल्स में लिखा है और हम मैमल्स में क्या लिख दें, इंक्लूडिंग ह्यूमन। क्लियर? तो देखो, तो सुपीरियर वेना कावा एंड इंफीरियर वेना कावा से क्या आएगा, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो पहला सवाल क्या कि राइट एट्रियम कैसा ब्लड रिसीव करता है, आपके एंट्रेंस में पूछा है, तो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये क्या हो गया, लेफ्ट एट्रियम कैसा ब्लड रिसीव करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्लियर? तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या लिखेंगे, पल्मोनरी वेन, और क्या, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। एक 2012 और एक 2013, दोनों सवाल आपके एंट्रेंस में पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा। देन यहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां, लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आ गया। क्लियर? तो क्या लिखेंगे यहां पर, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां जा रहा है, लंग्स में। किधर से जा रहा है, हार्ट से, तो पल्मोनरी आर्टरी। अभी आर्टरी, वेन और कैपिलरी के बारे में भी बात करेंगे। ऑक्सीजनेटेड ब्लड डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जा रहा है। लार्ज आर्टरी ये फर्दर डिवाइड हो जाएगा, अओर्टा, लार्ज आर्टरी को अओर्टा बोलते हैं। तो दिस इज रिलेट, इसी को हम कंप्लीट डबल सर्कुलेशन बोल रहे हैं। इसे आप बोलिएगा क्या, बताया था हमने आपको, सिस्टेमिक सर्कुलेशन। कौन सा सर्कुलेशन बोलेंगे हम, सिस्टेमिक सर्कुलेशन।
ये लंग्स तो पल्मोनरी सर्कुलेशन, क्लियर है, कंप्लीट, नो मिक्सिंग ऑफ ब्लड। अब इस चीज को देखिए, एक दो बात और आपसे जो सवाल बनेगा, हम डायग्राम में ही यही दिखा दे रहे हैं। हार्ट का कौन सा चैम्बर का वॉल थिकेस्ट होता है, थिकेस्ट वॉल, तो लेफ्ट वेंट्रिकल का, क्लियर। और यहां पर वाल्व अगर हम बात करें तो देखो क्या होगा, बाइकस्पिड, यहां पर ट्राइकस्पिड होता है। इसको आप बोलिएगा क्या, बाइकस्पिड वाल्व्स, और मिट्रियल वाल्व्स भी बोलते हैं। और ये क्या है, तीन है तो ट्राइकस्पिड वाल्व बोलिएगा, तीन। तो ये था। तो देखो, इसको समझने के लिए हम कार्डियक साइकिल बात करें। ये चीज समझ में आ गया ना, देखो यहां लिख देते हैं पहले, कार्डियक मतलब रिलेटेड टू हार्ट साइकिल। तो ये होता है 0.8 सेकंड ड्यूरेशन का। तो कार्डियक साइकिल क्या होगा, बिगनिंग मतलब फर्स्ट हार्ट बीट से नेक्स्ट हार्ट बीट का ड्यूरेशन जो होता है उसको हम कार्डियक साइकिल बोलते हैं। तो देखो 72 टाइम्स पर मिनट होता है। तो एक बार देखें कितना, 72 60 हो गया, क्लियर, एक मिनट में 60 सेकंड हो गया। तो एक बार बात करें बीट करेगा तो 60/72 क्या आ जाएगा, 0.8 सेकंड, इसको हम बोलेंगे। अब कार्डियक साइकिल में क्या क्या होता है देखिए, कार्डियक साइकिल एक तो होता है क्या, कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, जिसको हम सिस्टोल बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा, एट्रियल सिस्टोल और वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ध्यान रखिएगा। दूसरा रिलैक्सेशन, जिसको हम डायस्टोल बोलेंगे। और ये भी क्या हो जाएगा, दो एट्रियल डायस्टोल और वेंट्रिकुलर डायस्टोल। तो देखो ड्यूरेशन, एट्रियल सिस्टोल 0.1 सेकंड का। तो ये 0.1 सेकंड क्या हो रहा है, सिस्टोल में है, तो फिर 0.1 सेकंड सिस्टोल में है तो 0.7 डायस्टोल में हो गया, 0.8। ये क्या हो गया बताइए, 0.3 सेकंड सिस्टोलिक है, तो फिर क्या 0.5 सेकंड क्या हो गया, डायस्टोल।
ये लिख लीजिए। तो यहां पर हम बात करें सही है, हाँ चल। तो देखिए कार्डियक साइकिल ये जो होता है फर्स्ट फेज, अगर हम बात करें फेज 1 क्या होगा, हम बात करें ऐसे शुरुआत करते हैं, ज्वाइंट डायस्टोल। ज्वाइंट डायस्टोल, ज्वाइंट डायस्टोल कहने का मतलब ये ड्यूरेशन 0.4 सेकंड का होता है। कितना होता है ज्वाइंट, मतलब क्या है, बोथ एट्रिया एंड ventricles are in relaxed condition। क्या होता है, रिलैक्स कंडीशन, फॉर फीलिंग ऑफ मोर ब्लड, ज्यादा से ज्यादा ब्लड फील हो सके। तो इस दौरान क्या होता है, डिफरेंट बॉडी पार्ट से, ध्यान दीजिएगा, डिफरेंट बॉडी पार्ट से, कहां, सुपीरियर वेना कावा एंड इंफीरियर वेना कावा से क्या आता है, डीऑक्सीजनेटेड, ध्यान दीजिएगा, ब्लड, कहां, राइट एट्रियम में, क्लियर, और लंग से बात करें तो पल्मोनरी वेन, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्या, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कहां, लेफ्ट एट्रियम में लेके जाता है, कहां, लेफ्ट एट्रियम में, सेपरेटली। तो हम यहां क्या लिख दें, ये जो प्रोसेस हो रहा है सेपरेटली ये काम हो रहा है, क्लियर, ध्यान रखिएगा। नाउ तो ज्वाइंट डायस्टोल में एट्रिया और वेंट्रिकल्स जो है वो सेपरेटली ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्स, ड्यूरिंग द ज्वाइंट डायस्टोल क्या हो रहा है, एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स बोथ आर इन कॉन्ट्रैक्टेड कंडीशन, ये हमने आपको बताया। तो इस दौरान क्या हुआ, ज्यादा से ज्यादा ब्लड फिल हो सके इसलिए, तो फ्रॉम डिफरेंट बॉडी पार्ट, सुपीरियर वेना कावा एंड इंफीरियर वेना कावा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इनटू द राइट एट्रियम, और फ्रॉम द लंग्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू पल्मोनरी वेन इनटू द लेफ्ट एट्रियम। ये चीज हो गया। नाउ अब कहां आ गया, वेंट्रिकल में आ गया। तो देखो सॉरी एट्रियम में आ गया, अब एट्रियम से कहां जाना है, वेंट्रिकल। तो ये क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कॉन्ट्रैक्ट, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एट्रियल सिस्टोल। तो सेकंड क्या हो गया, एट्रियल सिस्टोल। Atria contracted and blood separately poured into वेंट्रिकल्स। तो देखो क्या हो गया, ऐसे फिर से लिखते हैं हम, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में कौन सा, डीओ, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, आइए सामने सामने लिख दो, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां, राइट वेंट्रिकल में गया, एंड लेफ्ट एट्रियम से ऑक्सीजनेटेड ब्लड
कहाँ गया? लेफ्ट वेंट्रिकल में सेपरेटली। ठीक, अब आ गया तो थर्ड फेज क्या हो गया? देखो, फेज थर्ड, जिसको हम वेंट्रिकुलर सिस्टोल बोलेंगे। ठीक, तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल मतलब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्टेड एंड ब्लड सेपरेटली। यहां देखो, इसी तरह यहां पर भी सेपरेटली pour into different body parts from left ventricle through aorta। बाद में डिवाइड हो जाएगा डिफरेंट आर्टरीज में। एंड राइट वेंट्रिकल इनटू लंग्स थ्रू, क्या लिखिएगा? पल्मोनरी आर्टरी। फॉर ऑक्सीजनेशन। तो ये बात थी। तो ये पूरा का पूरा डबल सर्कुलेशन था, ये उतार ले आप लोग। नाउ तो कार्डियक साइकिल अगर आप बनाना चाहें तो देखिए, पाई चार्ट कहते हैं ना, ये क्या हो गया? एट्रियल सिस्टोल 0.1 सेकंड। तो यहां पर तो देखिए, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4, पॉइंट 5, पॉइंट 6, पॉइंट 7। तो ये जो पोर्शन हो गया, ये क्या हो गया? जॉइंट, सॉरी एट्रियल, इसको क्या बोलेंगे? तो उसको क्या लिखना? अब अंदर देखिए,
1 2 3 4, दिस कंडीशन इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे, जॉइंट डायस्टोल। तो ये जो आप देख रहे हैं, समझिएगा, हाँ सही है। क्लियर है? तो ये क्या हो गया, ये जॉइंट डायस्टोल, मतलब दोनों एट्रिया और वेंट्रिकल 0.4 सेकंड, क्या हो गया, रिलैक्स कंडीशन में, ये था। आइए, तो ये आपने पूरा कंडीशन देखा डबल सर्कुलेशन का। नाउ अब हम बात कर रहे हैं, कुछ बात इसमें है, आपके एनसीईआरटी में लिखा है, अब यहां से ब्लड प्रेशर हम बात करें, तो देखो ब्लड प्रेशर क्या होता है, यहां से ब्लड प्रेशर, प्रेशर exerted by flow of blood on inner wall of artery। तो ये दो टाइप का होता है, एक क्या होता है, यहां देखिए, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, या यहां लिख दे नॉर्मल ब्लड प्रेशर लिखे, 120/80 mm of Hg, क्या है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर अगर बात करें। नेक्स्ट, ब्लड, तो देखो क्या है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज इक्वल टू 120 mm Hg, और ये किसकी वजह कर, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 mm Hg, और ये वेंट्रिकुलर डायस्टोल। क्लियर? वेंट्रिकुलर डायस्टोल, तो ब्लड प्रेशर मेजर बाय इंस्ट्रूमेंट, आपके 11 टेस्ट 2013 में पूछा है, मेजर्ड बाय इंस्ट्रूमेंट जिसको हम बोलते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है स्फिग्मोमैनोमीटर, स्फिग्मोमैनोमीटर। क्लियर? अब देखो अगला क्या है, पल्स प्रेशर, प्रेशर डिफरेंस
ऑफ सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर टू डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो बोलो कितना हो जाएगा, 40 mmHg हो जाएगा। ठीक है, लिख लीजिएगा। इसके बाद हम आगे बात करते हैं। तो देखो ये लेक्चर हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे कुछ है, पल्स है, हार्ट बीट है, ये सब हम आगे की क्लास में करेंगे। वहाँ पर मतलब 5 से 10 मिनट का, फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम में आ जाएंगे, तो ये आप उतार लें। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।